दिस इज रिलेटेड टू द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस जिसको हम बोलते हैं। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले होता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है आपके पास। अब हम पहले स्टार्ट करते हैं कि डेटा क्या होता है। जैसे हमने उस दिन भी पढ़ा था, मैंने आप लोगों को पहले भी स्टार्टिंग में अंदर पढ़ाया था कि डाटा इज व्हाट डाटा होता है जो आप रॉ डाटा अपनी सिस्टम के अंदर एंटर करते हो। जैसे मैंने कोई इंफॉर्मेशन, अभी वो इंफॉर्मेशन नहीं बनी है, मैंने डाटा एंटर किया, स्टूडेंट्स के नेम एंटर कर दिए, मैंने उनके कोर्सेज एंटर कर दिए। ठीक है, तो कुछ के फोन नंबर मैंने एंटर कर दिए, कुछ के अभी है नहीं है, कुछ के अभी मिसिंग है। तो जो भी मैं चीजें एंटर कर रही हूँ तो वो एक डाटा होता है। ये न्यूमेरिक फॉर्म में भी हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्मेट में भी हो सकता है, मतलब देयर आर नंबर ऑफ फॉर्मेट्स ना दैट वी एंटर डाटा इन योर कंप्यूटर सिस्टम। तो जब तक वो रॉ है, जब तक आपने उसके ऊपर प्रोसेसिंग नहीं की है, उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया है, तब तक वो रॉ डाटा है। ठीक है, जब उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, प्रोसेसिंग हो जाएगी, उसके बाद जाके वो इंफॉर्मेशन बनती है जिसको आप आगे फर्दर अपने यूसेज के लिए आप लोग यूज कर सकते हो। सो डाटा इज व्हाट डाटा है, रॉ डाटा। उसके बाद उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद जो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, फाइनल रिजल्ट्स मिल जाते हैं, वो होती है इंफॉर्मेशन, जिसको आप आगे फर्दर अपने डिफरेंट पर्पजेस के लिए हम लोग यूज करते हैं। सो डाटा ये होता है आपके पास, तभी हम बोलते हैं डाटा, दिस इज नोन एज द इंफॉर्मेशन। जो प्रोसेस्ड डाटा होता है, जिसको हम नॉलेज बोल देते हैं, अब ये नॉलेज बन गई एक तरह की, जिसको आगे फर्दर जाके आप अपने यूसेज के लिए आप उसको यूज कर सकते हो आपके डिफरेंट पर्पसेस के लिए। ठीक है, हमारे पास आती है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या होती है, मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताया था कि प्रोसेसिंग इज व्हाट, जो आप डाटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो। ठीक है, कोई भी किसी भी तरह का ऑपरेशन हो सकता है, ऑपरेशन के बाद वो एक यूजफुल इंफॉर्मेशन बन जाती है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा की प्रोसेसिंग करना। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फैक्ट्स इनटू द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, this is known as data processing. Data processing refers to the process of performing specific operations on a set of data or databases. ठीक है, तो जैसे हमने उस दिन भी पढ़ा था कि आपने लेट सपोज इतने स्टूडेंट्स का आपने डाटा एंटर कर दिया। ठीक है, अब उसके अंदर कुछ भी मतलब ज्यादातर चीजें अभी इनकम्प्लीट है। जब तक वो इनकम्प्लीट है तब तक वो इंफॉर्मेशन नहीं बन सकती। जब आपने उसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन फिल कर दिया, आपने उसको कंप्लीट कर दिया, उसको आगे फर्दर आपने जिस फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना था, फाइनल फॉर्मेट के अंदर आपने उसको कन्वर्ट कर दिया, फिर आगे फर्दर उसको आप यूज कर सकते हो अपनी यूसेज के लिए, अपने पर्पसेस के लिए, तब जाके वो बनती है इंफॉर्मेशन। सो डाटा, रॉ डाटा इज नोन एज द डाटा। उसके बाद उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू द इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो ये अलग अलग रिकॉर्ड्स के, डाटा इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ फैक्ट, जो एक ऑर्गेनाइज्ड डाटा बन जाता है। अब मैं जैसे बोले रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉयज, आप उनका रिकॉर्ड, एक एक पर्टिकुलर पर्सन का रिकॉर्ड निकालो, तो उसका आपको सारा डाटा मिल जाएगा। उसका नेम क्या है, एड्रेस क्या है, मदर नेम क्या है, फादर नेम क्या है, कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, उसकी आईडी नंबर क्या है, उसका कोई आईडी प्रूफ क्या है, वॉट एवर यू नीडेड ना। तो ये सारा आपका होता है इंफॉर्मेशन। इनपुट हुई, प्रोसेसिंग हुई, फिर वो बन जाती है आउटपुट। ठीक है, ये हम कंप्यूटर सिस्टम के स्टार्टिंग में हम पढ़ते आ रहे हैं। तो आगे मेरे पास आता है, एक होता है मेटा डाटा। यस, मेटा डाटा भी होता है आपके पास, एक टर्म आ जाती है डिफाइंड मेटा डाटा। मेटा डाटा का मतलब होता है डेटा अबाउट डाटा, उसको बोलते हैं मेटा डाटा। मेटा डाटा का मतलब होता है, जैसे मैंने आपका नाम एंटर कर दिया, ठीक है, आपका नाम एंटर कर दिया, वो आपके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल फोन, आपके मदर का नेम, आपके फादर का नेम, वो होगा मेटा डाटा। वो भी डाटा है लेकिन दैट इज अबाउट यू। डाटा अबाउट डेटा, दैट इज नोन एज मेटा डाटा। अब हमारे पास आता है डेटाबेस। अब हमने पढ़ लिया डेटा, डाटा तो होता ही है, व्हाट इज डीबी, डेटाबेस। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम यूज करते हैं डाटा को स्टोर करके रखने के लिए, डाटा को ऑर्गेनाइज करवा के रखने के लिए। अ डेटाबेस इज अ सिस्टम इंटेंडेड टू ऑर्गेनाइज, स्टोर करना, रिट्रीव करना लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इजीली, ताकि आपको जब दिल करे, जब आपकी जरूरत हो, आपको कोई डाटा चाहिए, किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, आप उस डाटा को रिट्रीव करवा सको, आप उसको सर्च करवा सको, आप उसको यूज कर सको। सो इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड वे, इसको आप ऑर्गेनाइज करके रख सकना। तो वो होता है आपके पास डाटा बेस।
Database is a collection of information that is organized so that it can be easily assessed. आप उसको इजीली असेस कर सको। अब मुझे 10 स्टूडेंट्स का मैं बोलूँ कि मुझे 2018 के स्टूडेंट्स का मुझे डाटा चाहिए, मुझे ये चाहिए कि इन्होंने कब कौन सा कोर्स किया था, किस ईयर में किया था, क्या इनका स्कोर था, क्या इनकी सीजीपीए थी। तो मुझे वो, तो मैं अपना डाटाबेस चेक करूंगी पुराना, जहां पे मैंने ये सारा अपना डाटा स्टोर करके रखा हुआ है। ठीक है, तो वो आपके पास आ जाता है डेटाबेस। डेटाबेस आर समटाइम क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच। वो मतलब डिपेंड करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसी रिक्वायरमेंट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, कैसा आपका वर्किंग कल्चर है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने उसको कैसे मैनेज करके रखा हुआ है। रिलेशनल डेटाबेस भी हो सकता है, टैबुलर भी हो सकता है, ये हम अब आगे चल के पढ़ेंगे रिलेशनल टैबुलर डाटा क्या होता है। अब हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ डाटाबेसेस। ये से आपके पास आ सकता है, ये आपको 10 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन डेटाबेस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस आर देयर। तो इसके अंदर आप टाइप्स लिख सकते हो, आपके पास डिफरेंट, मतलब हर एक तरीके का डाटाबेस हो सकता है। एक होता है एनालिटिकल डाटा। एनालिटिकल, जहां पे इंफॉर्मेशन का एनालिसिस निकाला जाए, एनालिसिस किया जाए, उसका डीप एनालिसिस, तो वो होता है एनालिटिकल डेटाबेस। एनालिस्ट जो होते हैं, दे मे डू देयर वर्क डायरेक्टली अगेंस्ट अ डेटा वेयर हाउस एंड क्रिएट सेपरेट एनालिटिकल डेटाबेस ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। अगर मैं बोलूँ कंपनी है, a company might extract sales record for analyzing the effectiveness of advertisement and the other sales promotion at an aggregate level। तो इसको हम बोल देते हैं ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ये एनालिसिस के लिए होता है, जब आपने डाटा रिट्रीव करवाना है, जब आपने कोई डीपली इंफॉर्मेशन जो चेक करवानी है। इसके अगेंस्ट एक और डाटा बेस आ जाता है, वो होता है OLTP। ये होता है OLAP, एक होता है OLTP, ऑनलाइन ट्रांजेक्शनल प्रोसेसिंग। ट्रांजेक्शन का मतलब होता है जहां पे ऑपरेशन परफॉर्म करवाए जाते हैं। ये एनालिसिस एनालिसिस के लिए होता है बेसिकली। उसके बाद हमारे पास आता है डाटा वेयर हाउस। डाटा वेयर हाउस बहुत बड़े डाटा, बहुत बड़ी लार्ज अमाउंट के अंदर जहाँ पे आप डाटा स्टोर करके रखते हो, वो उसको हम बोल देते हैं एक तरह का डाटा वेयर हाउस। इसके अंदर आपका हिस्टोरिकल और करंट दोनों डाटा हो सकते हैं। डाटा वेयर हाउस आर्किव मॉडर्न डाटा फ्रॉम द ऑपरेशनल डाटाबेस एंड ऑफन फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज लाइक मार्केट रिसर्च फर्म्स आ गई। ठीक है, जितने भी आपके मतलब इस तरह का डाटा होता है, उसको आप डाटा वेयर के अंदर आप इसको स्टोर करके रखते हो। ठीक है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इसको यूज किया जाता है डेटा वेयर हाउस को। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या होता है? दे आर द लोकल वर्क ग्रुप्स डिपार्टमेंट्स एट रीजनल ऑफिसेस, ब्रांच ऑफिसेस, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, अदर वर्क साइट्स। तो ये वो डेटाबेसेस होते हैं जो लोकल वर्क ग्रुप्स के अंदर ऐसे। इसके अंदर क्या होता है? सेगमेंट ऑफ बोथ कॉमन ऑपरेशनल कॉमन यूजर डेटाबेस, कोई जनरेट किया हो, कोई यूज्ड एट पर्टिकुलर यूजर की ओन साइड पे हो, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस होता है। डिस्ट्रीब्यूट का नाम अलग अलग लोकेशंस के ऊपर जो डाटा पड़ा है। एंड यूजर डेटाबेस, एंड यूजर कौन था जो उसको कंज्यूम करता है? सो दीज डेटाबेसेस कंसिस्ट ऑफ डेटा डेवलप्ड बाय इंडिविजुअल एंड यूजर, एक पर्टिकुलर एंड यूजर्स की तरफ से अगर किया गया हो। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल हो सकती है लाइक जैसे डॉक्यूमेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट हो गया, वर्ड प्रोसेसिंग, डाउनलोडेड फाइल्स हो गया, मैनेजिंग देयर पर्सनल बेसबॉल कार्ड कलेक्शन। हर एक का अपना पर्सनल डाटा, एंड यूजर का डाटाबेस। एक्सटर्नल लॉग डेटाबेस हो सकते हैं, ठीक है, जिसको आप मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज कर सकते हो, इधर फ्रीली या फिर वाया सब्सक्रिप्शन। सो इंटरनेट मूवी डेटाबेस इज वन ऑफ द एग्जांपल। मतलब डिफरेंट करता है, इंटरनेट की मूवी जो होती है दैट इज, वो जिनका डेटाबेस होता है दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल। एक्सटर्नल लॉग डेटाबेस, जिसको मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आगे फर्दर यूज किया जाता है। हाइपरमीडिया लॉग डेटाबेस, मैंने उस दिन भी करवाया था, हाइपरमीडिया और हाइपर टेक्स्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सो वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है, इट कैन बी थॉट ऑफ अ डेटाबेस, वो बहुत बड़ा डेटाबेस है। हम लोग वहीं पे जाके ये सारा चीजें आप लोग यूज कर रहे हो क्योंकि उनके पास, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब, ये अगर हम बात करें, ये चीजें आप लोग जो भी असेस करते हो इंटरनेट के ऊपर, वो भी कहीं ना कहीं स्टोर करके रखी हुई है, हम लोग उनको यूज करते हैं। हम लोग बोलते हैं ना इंटरनेट से सर्च कर लो, इंटरनेट से सर्च करते हो, लेकिन आपको वो चीजें मिल कैसे जाती हैं? सर्वर के ऊपर, बैकएंड के ऊपर डाटा स्टोर करके रखा हुआ है, आईपी एड्रेसेस है, इस लोकेशन पे ये डाटा पड़ा है, इस लोकेशन पे ये डाटा पड़ा है। ठीक है, जो आप इसको यूज करते हो वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर के थ्रू आप लोग इसको असेस करवाते हो। ऑपरेशनल लॉग डेटाबेसेस आ जाते हैं जो आपके पास, ठीक है। दीज डेटाबेसेस दे स्टोर डिटेल्ड डाटा अबाउट द ऑपरेशंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन।
जितने भी आपके ऑपरेशनल डाटा आ जाते हैं। कस्टमर डेटाबेस आ सकता है, उसके जो कस्टमर्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हो, जो भी आपका उसका कोई भी रिकॉर्ड हो, कोई भी क्रेडिट है, कोई भी डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस कस्टमर्स। हमारे आप किसी फर्म में काम कर रहे हो, सेल्स परचेज का आपका स्टोर है, या आपका कोई भी बिजनेस है, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके कस्टमर्स का रिकॉर्ड, कौन सा रिकॉर्ड, कौन से कस्टमर ने कौन से टाइम पे कौन सा प्रोडक्ट खरीदा था, क्या उसका उस टाइम पे क्या उसकी इंफॉर्मेशन थी, क्या उसके क्रेडेंशियल्स थे। पर्सनल डाटाबेस आ जाता है, इट कैन होल्ड इंफॉर्मेशन लाइक सैलरी है, बेनिफिट्स है, स्किल डाटा है एक एम्प्लॉय के बारे में। सो एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग आ सकता है, ईआरपी भी इसको बोलते हैं, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। प्रोडक्ट्स के कंपोनेंट्स क्या हैं, पार्ट्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के साथ रिलेटेड जितना भी डाटा होता है वो ऐसे ईआरपी, या कहीं पर ईआरपी एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है पूरा, ईआरपी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। फाइनेंशियल डेटाबेसेस आ सकते हैं, जहाँ पे भी आप फाइनेंशियल रिसोर्सेज के साथ, मनी के साथ रिलेटेड, कोई भी अकाउंटिंग के साथ रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखो, वो होती है आपके पास फाइनेंशियल डेटाबेसेस। अब पर्पस क्या है डेटाबेस का, हम लोग बोलते हैं हम लोग डेटाबेसेस आप लोग रखते हो स्टोर करके, लेकिन इसका पर्पस क्या है, क्यों इसको यूज किया जाता है, ताकि आप डाटा को इजीली स्टोर करके भी रख सको, और उसको आप जब आपको वो चाहिए आप उसको असेस भी कर सको। ये ना हो कि ना स्टोर ही हो पा रहा है डाटा, ना आपको जब आपको चाहिए मैं बोलूँ कि मुझे इतने पुराने साल का डाटा मुझे चाहिए, अब मुझे मिल ही नहीं रहा डाटा, इट मीन मेरा डीबीएमएस जो है, जो मेरा सिस्टम है, जो मेरा सॉफ्टवेयर है, वर्किंग नहीं है सही, तो मेरे लिए क्या फायदा इस चीजों का। हम लोग इसीलिए इंफॉर्मेशन को स्टोर, हम लोग हर एक चीज को वर्बली आप याद नहीं रख सकते कि अच्छा ये स्टूडेंट उस टाइम आया था, ये क्लाइंट ने उस टाइम ऐसे किया था, ये था इसका रिकॉर्ड। क्या ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है सबके अपने अपने पास डेटाबेसेस होते हैं जहां से वो इंफॉर्मेशन निकालते हैं। आप अपने स्कूल में, आप अपनी यूनिवर्सिटी में चले जाना 10 साल बाद, कई बार आप उनको बताना कि ये मेरा नाम था, मैंने इस टाइम पे इस साल पे ये कोर्स किया, तो उनके डाटाबेस के अंदर आपका रिपोर्ट रिकॉर्ड जो होगा वो पड़ा होगा, तो इजीली आप इनको असेस करवा सको, ये इसका पर्पस होता है। फिर आपके पास कई बार आ सकता है डीबीए। हु इज डीबीए? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। एक ऐसा आईटी प्रोफेशनल जो आपके कंपनी के डाटाबेस को, उसको क्रिएट करके रखना, उसको मेंटेन करना, कोई भी क्वेरी, इनकी सारी ट्यूनिंग बिठा के रखना एक ऑर्गेनाइजेशन के डेटाबेसेस की, उसको बोलते हैं डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये एक तरह का, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग डाटा सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी। डाटा सिक्योरिटी है कि हाँ ऐसा ना हो कि आपके डेटाबेस को कोई भी आए कोई भी यूज कर ले, प्रोटेक्शन हो, उसकी सिक्योरिटी हो पूरी, जिनको अथॉरिटी है सिर्फ वही लोग डाटा को यूज कर पाएंगे, वही लोग उसको असेस कर सकते हैं। आप किसी कंपनी में चले जाओ, आपको परमिशन नहीं होगी, अच्छा ठीक है, उनके ऊपर प्रोटेक्शन पासवर्ड्स लगे होते हैं, उन्होंने अपनी पूरी सिक्योरिटी बनाई होती है, प्रोटेक्ट की होती है अपनी शीट्स। आप लोग ऐसे अगर हम लोग खुले ही छोड़ देंगे सारी चीजों को तो वो नहीं हो सकता, तो ये सिमिलरली आईटी के फॉर्मेट में भी ये सब तो प्रोटेक्शन उसकी प्रूव करना। इंटेग्रिटी होता है एक तरह की ऐसी श्योरिटी कि हाँ जी आपका डाटा जो है वो कंप्लीट है, टाइमली है, अप टू डेट है, पूरी श्योरिटी है आपको इस सारी चीजों की। ठीक है, तो ये आपकी होती है डाटा इंटेग्रिटी। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि हाँ जी आपके पास डेटाबेस मैनेजर है जो कंट्रोल रखता है, इन सारी चीजों की कंट्रोलिंग करता है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है डेटाबेस थ्री लेवल आर्किटेक्चर। जो आपका थ्री लेवल आर्किटेक्चर है, ये होता है आपके पास डेटाबेस का आर्किटेक्चरल लेवल। ठीक है, ये होते हैं एंड यूजर्स। एक्सटर्नल लेवल, एक्सटर्नल लेवल हम लोग जो एंड यूजर्स है, आप इसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, हम लोग एंड यूजर्स होते हैं जो इसको हम लोग यूज करते हैं, जो इसको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये एंड यूजर का एक्सटर्नल व्यू होता है, ये होता है कॉन्सेप्चुअल व्यू जहां पे लॉजिकल स्कीमा पड़ा है। ये होता है इंटरनल लेवल, फिजिकली डाटा कहाँ पे स्टोर है, कैसे स्टोर है, ये फिजिकल स्कीमा होता है जिसको हम इंटरनल लेवल बोल देते हैं। ठीक है, ये होता है डीबीएमएस का आर्किटेक्चर। अब आपके पास आता है इंटरनल या फिजिकल लेवल, जैसे मैंने बोल दिया इंटरनल या फिजिकल लेवल, ये होता है इंटरनल लेवल कि डाटा जो सिस्टम के अंदर स्टोर कहाँ पे पड़ा है, इट शोज हाउ डेटा आर स्टोर्ड इनसाइड द सिस्टम, सिस्टम के अंदर जो डाटा है वो कैसे स्टोर पड़ा है। इट इज द क्लोजेस्ट लेवल टू द फिजिकल स्टोरेज, फिजिकली आपका डाटा कैसे स्टोर पड़ा है, कहाँ पे पड़ा है, इसको हम फिजिकल लेवल भी बोल देते हैं। ठीक है, मतलब आपका डाटा जो है, जो आपने स्टोर करके रखा है, वो स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर कैसे स्टोर पड़ा है, कितनी स्पेस उसको एलोकेट की हुई है, ये होता है इंटरनल। कंसेप्चुअल होता है लॉजिकल, ये जो आपका बीच वाला है लॉजिकल, कंसेप्चुअल
उसका डिजाइन, होल डिजाइन ऑफ डेटाबेस लाइक रिलेशनशिप्स, डेटाबेस की जितना भी डाटा है उसका एक डाटा का दूसरी डाटा के साथ क्या उसका रिलेशनशिप है, उसका डिजाइन क्या है, उसका आर्किटेक्चर क्या है, ये आपका कंसेप्चुअल लेवल के अंदर आ जाता है। एक्सटर्नल लेवल होता है जो उसको बोलते हैं व्यू लेवल। व्यू क्यों बोला जाता है? because several users can view their desired data from this level which is internally fetched from the database। ठीक है, एंड यूजर्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल अकाउंट डिपार्टमेंट में ओनली बी इंटरेस्टेड फॉर द फी, स्टूडेंट्स की फीस के अंदर। सो ऑल द डेटाबेस यूजर्स वर्क ऑन एक्सटर्नल लेवल ऑफ डीबीएमएस। हमें हमारी नीड के अकॉर्डिंगली जो डाटा है हम उसको उस तरीके से देखना चाहते हैं। तो आपका जो व्यू है वो क्या व्यू है, आपको डाटा कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, रिप्रेजेंटेशनल जो आपका व्यू होता है। ये देखो एक्सटर्नल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल, ये है फिजिकल लेवल जहां पे डाटा स्टोर पड़ा है। ये डिपेंडेंस भी आ जाती है, लोकल लॉजिकल डाटा की इंडिपेंडेंस। एंड ये इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, डाटा डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस इसका मतलब ये होता है कि हाँ जी, अगर लेट सपोज ये मेरे पास डिफरेंट लेवल है, अगर मैं बोलूँ कि मैं एक्सटर्नल लेवल के ऊपर या मैं कंसेप्चुअल लेवल के ऊपर, अगर मैं किसी एक लेवल के ऊपर हम लोग कोई चेंजेस करें उसका इफेक्ट दूसरे लेवल के ऊपर ना हो, वो होता है लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। कि डाटा लॉजिकली मतलब ये इसकी इंडिपेंडेंस है, वो इंडिपेंडेंटली डाटा स्टोर पड़ा है। ठीक है, ये होता है अब फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस होता है लॉजिकली। सिमिलरली फिजिकल होता है, इट कैन बी डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू चेंज द इंटरनल स्कीमा। इंटरनल स्कीमा है उसको आप चेंज करो विदाउट हैविंग टू चेंज द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। इंटरनल स्कीमा की वजह से कॉन्सेप्चुअल स्कीमा ना चेंज हो, वो होती है फिजिकल। लॉजिकल होती है कॉन्सेप्चुअल स्कीमा चेंज हो विदाउट हैविंग टू चेंज द एक्सटर्नल स्कीमा। मतलब ये सबका, ये फिजिकल चेंज हो तो ये कंसेप्चुअल ना इफेक्ट हो, कंसेप्चुअल को इफेक्ट करो तो एक्सटर्नल लेवल ना इफेक्ट हो, वो होती है लॉजिकल स्कीमा, सॉरी लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। मतलब लॉजिकली डाटा आपका इंडिपेंडेंटली वर्क करे। डेटाबेस सिस्टम एप्लीकेशंस, डेटाबेसेस डीबीएमएस आप लोग कहाँ कहाँ पे हम लोग बात करेंगे, जो डेटाबेस है वो कहाँ कहाँ पे है यूज होता है, हर एक जगह पे डेटाबेस है। आप अपने घर पे छोटा सा बिजनेस करो ना, आप उसका भी डेटाबेस रखोगे, चीजों को स्टोर करके रखना, इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना। बैंकिंग है, बैंकिंग सेक्टर, बैंक्स कैन यूज डेटाबेस फॉर स्टोरिंग द कस्टमर इंफॉर्मेशन, अकाउंट डिटेल्स। ठीक है, जितना भी बैंकिंग के अंदर यूज होता है, एयरलाइन के अंदर भी यूज होता है, रिजर्वेशन के अंदर, स्केड्यूलिंग के अंदर अलग अलग इंफॉर्मेशन की स्केड्यूलिंग करवानी। यूनिवर्सिटीज के अंदर भी स्टूडेंट्स का डाटाबेस जो होता है वो भी पड़ा होता है, एम्प्लॉयज का डाटा पड़ा है, क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन के अंदर पड़ा होता है सारा। हर एक आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका उनके फीचर डिफरेंस होंगे कि उनका मतलब ऑर्गेनाइजेशन का उनका क्या रोल है, कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी कैसी रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उनका जो डेटाबेस होता है उसकी इंफॉर्मेशन वो वेरी करती है। टेलीकम्युनिकेशन के अंदर उनके पास मंथली बिल्स होंगे, कॉलिंग के कार्ड्स होंगे। ठीक है, फाइनेंशियल अलग होगा, सेल्स के अंदर उनका अलग सेल और परचेज का डाटा होगा, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अलग डाटा होगा। तो ये होती हैं आपके पास डिफरेंट तरीके का डेटाबेस की एप्लीकेशंस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, अब हमने पढ़ लिया डाटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर जहां पे आप सिस्टम मतलब अपनी इंफॉर्मेशन के ऊपर जो आपको ऑपरेशंस चाहिए आप वो उसको ऑपरेशंस को परफॉर्म करवा सकते हो, मतलब मैनिपुलेशन कर सको, डाटा को मैनिपुलेट कर पाना, वो होता है आपके पास डीबीएमएस। ये एक तरह के, we know that it is a collection of interrelated data and a set of programs to assess those data. It can be said that a software that interacts with the end user's applications database itself to capture and analyze the data. It encompasses the core facilities provided to the administrator of the database. So the sum total of database, DBMS and associated application, it can be referred to as the database system. पूरा सिस्टम जो एंटायरली जो सिस्टम हैंडल किया जाता है वो डीबीएमएस आ जाता है आपके पास। आप इसकी फॉर्मेटिंग के लिए या इसकी मैनिपुलेशन के लिए हम लोग डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स भी यूज करते हैं। एक इसके अंदर आता है एसक्यूएल, जिसको आप सर्च करके भी देख लेना कभी, एसक्यूएल व्हाट इज सीक्वल। एसक्यूएल होता है आप इसके अंदर डाटा को राइट कर सकते हो, क्वेरी कर सकते हो, मतलब डाटा के ऊपर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं वो क्वेरीज की फॉर्मेट के अंदर होती है।
पर्पस क्या होता है डाटा का, डीबीएमएस का हम क्यों मेंटेन करते हैं? डाटा की रिडंडेंसी, अवॉइड डाटा रिडंडेंसी, डुप्लीकेशन ना हो। डुप्लीकेशन होगी तो सेम डाटा अलग अलग लोकेशंस के ऊपर पड़ा होगा, उतनी मेमोरी ऑक्यूपाई होगी, उतनी सीपीयू का आपका जो प्रोसेसर है, ठीक है, उसका टाइम यूटिलाइज हो रहा है, उस उतना ही आपको अपडेशन के अंदर, मतलब रिडंडेंसी डुप्लीकेशन जो होती है वो काम खराबी करती है। ठीक है, अगर आपने एक जगह पे डाटा को अपडेट कर दिया तो दूसरी जगह पे जाके भी आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो अवॉइड डाटा इनकंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट हो डाटा, डाटा की इंडिपेंडेंस, एफिशिएंट डाटा एसेस, आप इजीली असेस कर पाओ, डाटा की इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी, जो हम सिक्योरिटी हम जो पीछे पढ़ के आए हैं, डीबीए डाटा एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्करेंट असेस एंड क्रैश रिकवरी, कॉन्करेंटली आप चीजों को असेस कर पाओ, और अगर कोई क्रैश हो जाए, लेट सपोज आपका डाटा जो है वो लॉस ना हो, वो डिलीट ना हो, आप उसको रिकवर कर पाओ। सो रिड्यूस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टाइम। कंपोनेंट्स क्या होते हैं डीबीएमएस के? एंड यूजर, all the modern application web or mobile store user data. Applications are programmed in such a way they collect user data and stored data on the dbms system running on their service. तो एंड यूजर्स होते हैं, हम लोग हर एक चीज यूज कर रहे हैं, लेकिन हमसे हमारे साथ भी इंटरेक्ट करवाना और हमारे डाटा को हमारे ही सिस्टम के अंदर उसको स्टोर करके रखना। ठीक है, सॉफ्टवेयर, द मेन कंपोनेंट ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स एवरीथिंग। ये हर एक चीज का एक सॉफ्टवेयर है, वही चीजों को हैंडल कर रहा है, वही चीजों को मैनेज कर रहा है, वही उनको कंट्रोल कर रहा है। हार्डवेयर, कंप्यूटर, हम हार्डवेयर का पढ़ के आए हैं पीछे, कंप्यूटर हार्डवेयर, इनपुट इनपुट आउटपुट चैनल, कीबोर्ड, जो ये सारी चीजें, मेमोरी, ये सारे डीबीएमएस के कंपोनेंट्स हैं इसके। ये देखो हमने पढ़ा, ये सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर ये हम लोग तो सॉफ्टवेयर के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ। हम डायरेक्टली उसकी मेमोरी को, हम ऐसे नहीं कि उसकी मेमोरी को पकड़ के उसके अंदर डाटा स्टोर करते हैं, हम तो एप्लीकेशन के थ्रू कर रहे हैं, अंदर सिस्टम अपने आप वर्क कर रहा है, सॉफ्टवेयर जो होते हैं। ये यूजर्स है, प्रोसीजर्स, जो भी हमारी लैंग्वेज है, हमारे डाटा बेस को यहाँ पे जाके वो स्टोर कर देते हैं। हम लोग सॉफ्टवेयर तक ही लिमिटेड है, ठीक है, हमारी इंटरेक्शन करवाते हैं। तो डाटा हम लोगों ने पढ़ लिया, जो भी डाटा है आपका, प्रोसीजर्स, कौन कौन से प्रोसीजर्स, कोई भी आप इंस्ट्रक्शंस जो प्रोवाइड करवाते हो डाटा को मैनेज करके रखने के लिए हो, चाहे डेटाबेस असेस लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेजेस आप लोग यूज कर रहे हो कि डाटा को आप असेस करना आना है, आपने डाटा ऐड करवाना है, कोई डिलीट करवाना है, कोई अपडेट करवाना है, ठीक है, कोई रिट्रीव करवा, क्या चीजें आप यूज कर रहे हो, तो उसके लिए आप कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हो। उसके बाद हमारे पास आते हैं डेटाबेस मॉडल्स, डिफरेंट तरीके के आपके पास मॉडल्स आ जाते हैं। डाटा मॉडल हेल्प टू रिप्रेजेंट डाटा, डाटा को आपने रिप्रेजेंट कैसे करना है, एंड मेक द डाटा अंडरस्टैंडेबल, ताकि आपको डाटा की अंडरस्टैंडिंग भी हो, उसको अंडरस्टैंड भी किया जा सके। तो हमारे पास डिफरेंट साइट टाइप्स ऑफ डाटाबेस के मॉडल्स होते हैं, ऑब्जेक्ट बेस्ड एंड रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल्स। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, एंटिटीज क्या होती हैं एक तरह की। अगर मैं आपको बोलूं आप एक एंटिटी हो, आप एंटिटी हो, आपका नेम, आपकी एज, आपका एड्रेस, आपका कॉन्टेक्ट नंबर, फादर नेम, मदर नेम, ये सारे आपके एट्रीब्यूट्स हैं। तो एंटिटीज क्या होती हैं, एंटिटीज जहां पे इसको बोलते हैं ईआरपी, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, जो आ सकता है ऑब्जेक्ट के बिहाफ पे डाटा को करवाना, स्टोर करवा के रखना, ये होता है। देखो आपके पास जैसे बोले स्टूडेंट, टीचर, प्रोजेक्ट्स, ये आपके पास एंटिटीज हैं। इसके क्या होंगे, एट्रीब्यूट्स, दे आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एंटिटीज। अब ये स्टूडेंट है, ये देखो स्टूडेंट है, ये इसका नेम, इसका डेट ऑफ बर्थ, इसका रोल नंबर, ये सारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं। तो एंटिटी बेस्ड जो होती है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ठीक है, एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी के साथ क्या रिलेशन है। अब ये आ गया आपके पास स्टूडेंट है, ठीक है, अब ये आपकी प्रॉपर्टीज आ गई, और ये आगे फर्दर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये कंपोजिट एट्रीब्यूट्स भी आ सकते हैं, ठीक है। मल्टी वैल्यूड, ये आपके पास मल्टी वैल्यूड डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स, ये आपके सारे एट्रीब्यूट्स हैं आपके, ठीक है। ये आ गई आपकी रिलेशनशिप्स, जिसको मैंने पहले पढ़ा, ईआरडी, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी के साथ क्या रिलेशन है, ये आपको बताता है। ये जो डायमंड सर्कल वाली जो आपकी शेप है, जैसे बोला स्टूडेंट है,
ये स्टूडेंट है, उसका नेम, एज, जेंडर, डीओबी, ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स आ गए। ये एनरोल्स इन कॉलेज, ये जो स्टूडेंट कॉलेज, ये दोनों एंटिटीज है। अब स्टूडेंट का कॉलेज के साथ क्या रिलेशन है, वो स्टूडेंट वहां पे पढ़ रहा है, उसकी एनरोलमेंट हुई है, तो ये रिलेशनशिप बता रहा है आपकी। कॉलेज के एट्रीब्यूट क्या है, उसका नेम क्या है, उसकी एफिलिएशन क्या है, एड्रेस क्या है। कॉलेज की रिलेशनशिप देखो, स्पेशलाइज्ड इन, उसके पास स्पेशलाइजेशन है, कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहे हैं, वो मैकेनिकल कोर्सेज करवा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्सेज करवा रहे हैं, तो ये ईआरडी होता है। ये कई बार आपको आ भी सकता है कि डिफरेंट शेप्स, ये शेप्स कौन सी शेप से किस चीज के लिए यूज की जा रही हैं, ये शेप्स आपको पता हो। ये स्क्वायर शेप है जो आपके पास रेक्टेंगल आ रहा है, ये आपका एंटिटीज को रिप्रेजेंट करता है। और ये आपके पास जो आ रही हैं एलिप्सिस जो शेप्स हैं, ये उसके एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये डायमंड शेप जो है वो आपको क्या रिप्रेजेंट करती है, रिलेशनशिप। एरोज जो है वो कनेक्टिविटी दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है हायरार्किकल। हायरार्किकल डेटाबेस क्या होता है, हायरार्किकल मैंने आपको नेटवर्किंग के अंदर भी पढ़ाया था, जहां पे पेरेंट चाइल्ड की रिलेशनशिप आ जाए वो होती है आपकी हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन। एक पेरेंट है, आगे फर्दर उसके दो बच्चे हैं, आगे फर्दर उनके बच्चे हैं, ट्री जो ट्री के फॉर्मेट के अंदर जैसे ट्री फैला होता है, तो ये हायरार्किकल बेस के अंदर आ जाता है कि ये रूट है, आगे फर्दर उसके तीन लेवल हैं, आगे फर्दर ये लेवल के भी आगे फर्दर दो लेवल्स हो सकते हैं। तो इस फॉर्मेट के अंदर, इस रिप्रेजेंटेशन के अंदर जब अपने डाटा स्टोर करके रखा हो, इसको बोलते हैं हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल्स। नेटवर्क मॉडल आ सकता है। नेटवर्किंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेटवर्किंग का क्या मतलब होता है कि आप लोग एक दूसरे के साथ लॉजिकली, जैसे किसी भी आप लोग एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो, जैसे ये प्रोड्यूस है, ऑर्गेनिक है, नॉन ऑर्गेनिक भी प्रोडक्शन हो रही है। ऑर्गेनिक के आगे फर्दर इन्होंने बता दिए, ये आपके पास आ गए, ठीक है। लेमन्स है, लाइम्स है, ग्रेप्स है, बनाना है। नॉन ऑर्गेनिक कौन से हो सकते हैं, लेमन्स भी हो सकता है, लाइम्स भी हो सकती हैं। अनियन और ब्रोकली ये नॉन ऑर्गेनिक आ गए। तो ये देखो, इनकी आपस में कनेक्टिविटी बताइए, तो नेटवर्क डेटाबेस मॉडल हमेशा ही ऐसा होता है, ठीक है। रिलेशनल मॉडल, आपके पास रिलेशनल मॉडल आ गया। रिलेशनल मॉडल, ये जब भी आपके पास रिलेशनल मॉडल आ जाए तो वो हमेशा ये टेबल के फॉर्मेट में आएगा, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में जो डाटा आता है वो रिलेशनल होता है। और इसके अंदर भी आपको पता है, ये जो कॉलम्स है, कॉलम्स जो होते हैं इसको एट्रीब्यूट भी बोल देते हैं, ये कॉलम है इसको एट्रीब्यूट भी बोल देते हैं, एक पर्टिकुलर ये आपका कि एक कॉलम जो है एक एट्रीब्यूट आपको क्या बता रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये जो एक रो होती है इसको आप टप्पल बोल देते हो, एक रो को टपल बोलते हैं। ये जो पूरा आपका टेबल आ जाता है इसको रिलेशन बोल देते हैं। मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल आ जाता है, एक डायमेंशन से ज्यादा, जो एक चीज से ज्यादा चीजें बताए किसी टेबल के बारे में, वो मल्टी डायमेंशनल आ जाता है। सिमिलरली टू डेटा रिलेशनल मॉडल हो जाता है। वर्किंग विद डेटाबेस, जब आप वर्क कर रहे हो डेटाबेस के साथ, मतलब अब अपने इस सॉफ्टवेयर के अंदर काम करना है, तो आप ऐसे के अंदर कैसे काम करोगे। इसके लिए मैंने पहले ही बोला है, आप एक लैंग्वेज यूज करते हो, दैट इज नोन एज सीक्वल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसके अंदर आप जब भी काम करोगे, इसके अंदर डिफरेंट क्वेरीज होती हैं, आपको कोई भी काम परफॉर्म करना है, इसके अंदर कोई भी चीज आपको परफॉर्म करनी है, तो उसके लिए आप डिफरेंट क्वेरीज यूज करते हो। आपको डाटा इंसर्ट करवाना है, तब भी आप उसके अंदर इंसर्ट की कमांड यूज करोगे। इसके अंदर ये आपके पास आ जाते हैं, डाटा टाइप्स आ जाते हैं, आपने किस तरह का डाटा स्टोर करवाना है। कैरेक्टर करवाना है तो आप कैर यूज करोगे, ठीक है। आपने ये यहाँ पे अपने मैक्सिमम लेंथ करवानी है, वेर कैर भी यूज कर सकते हो। इंटीजर करवाना है, इंटीजर न्यूमेरिकल डाटा करवाना है तो आप इंट डाटा टाइप यूज करते हो। अब इसकी कैसी कैसी कमांड्स होती है, देखो आपने डाटा क्रिएट करवाना है, आप बोल रहे हो कि मुझे टेबल चाहिए, मैंने टेबल क्रिएट किया, जैसे हम एमएस वर्ड के अंदर या किसी भी चीज के अंदर टेबल क्रिएट करते हैं, वहां पे यहाँ पे आप क्वेरी के थ्रू करोगे। मैंने बोला क्रिएट, क्या क्रिएट करवाना है, टेबल, और यहाँ पे मैं टेबल का नाम लिख दूंगी, फिर आप ब्रैकेट डालोगे, फिर आपने कॉलम वन आपने डाटा, जैसे आपने लिख दिया सीरियल नंबर, तो उसका डाटा टाइप आएगा इंटीजर, कॉमा, क्योंकि इंटीजर के अंदर न्यूमेरिक के अंदर वैल्यू आएगी। कॉलम टू आपको स्टूडेंट का नेम चाहिए, नेम तो अल्फाबेट्स में होता है, उसको आप कैरेक्टर डाटा टाइप भी दे सकते हो, कौन सा वेरकर भी दे सकते हो। कॉलम थ्री एड्रेस है, तो वो भी एड्रेस भी आप एड्रेस अल्फा न्यूमेरिक के अंदर भी आ सकता है। तो ये आपने इसकी ब्रैकेट बंद करके सेमी कॉलन, ये एक पूरी क्वेरी है, तो आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। ऑल्टर करवाना है, चेंजेस करवाने हैं, ऑल्टर टेबल,
ठीक है, आपने जब टेबल बना लिया, अब उसके अंदर आपने रिकॉर्ड्स एंटर करवाने, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज डीएमएल, डाटा को मैनिपुलेट करवाना है, डाटा इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, मैनिपुलेशन करनी डाटा की। यूज टू इंसर्ट डेटा इनटू अ टेबल, अपडेट, कोई भी डाटा आपने अपडेट करना है टेबल के अंदर, डिलीट, कोई भी डाटा अपने, कोई भी डाटा रिकॉर्ड जो है अपने को डिलीट करने हैं, तो आप यो यूज करते हैं इंसर्ट। ये मेरे पास इंसर्ट, क्या इंसर्ट इनटू, किसके अंदर, टेबल के अंदर, ये वाले टेबल के अंदर, उसका नेम लिखो, कौन सा कॉलम है, उसकी वैल्यूज लिखो, आपका डाटा जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। अपडेट करना है, अपडेट करो टेबल नेम को और उसको सेट कर दो, ये उसके कॉलम नेम्स कौन कौन से आपने करने। वेयर कंडीशन, अगर आपने कोई कंडीशन लगानी है, अगर आप चाहते हो कि वो वाले एम्प्लॉयज के जिन एम्प्लॉयज की सैलरी जो है 10,000 से ज्यादा है, ठीक है, उनका मैं एड्रेस चेंज करना चाहती हूँ या उनका डिपार्टमेंट चेंज करना चाहती हूँ, तो वो आप उसके लिए आप ये क्वेरी लगा सकते हो कंडीशन के बिहाफ पे। डाटा को डिलीट करवाना है, कोई आपने रिमूव करवाना है, डिलीट काम क्या करना, फ्रॉम टेबल नेम, इस टेबल में से ये वाला डेटा जो है वो डिलीट कर दो, वेयर कंडीशन, यहाँ पे जाके आप कंडीशन लगा दो। ठीक है, आपके पास दो तरीके की लैंग्वेज होती है, डीडीएल और डीएमएल। डीडीएल क्या होती है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा को डिफाइन करने के लिए, जबकि डीएमएल होती है मैनिपुलेशन के लिए। डीडीएल होती है जब आपने डाटा को डिफाइन करना है, डाटा को क्रिएट करना, उसके कॉन्स्ट्रेंट्स बनाना, कोई वैलिडेशन, कोई कंडीशंस आप अप्लाई कर रहे हो। डीएमएल होता है मैनिपुलेशन करवानी, मैंने डाटा ऐड करवाना है, डिलीट करवाना है, अपडेट करवाना है, तब आप यूज करते हो। एक होती है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज डीसीएल, अगर आपने डाटा के डेटाबेस के अंदर जो भी कंट्रोलिंग करवानी है वो हम तभी यूज करते हैं डीसीएल। आपने किस यूजर को कौन सी परमिशन ग्रांट करनी है, जैसे होता है ना यूजर्स को, जैसे टीचर है, लेट्स सपोज मुझे आपसे ज्यादा अथॉरिटी होगी, मैं इन चीजों के अंदर ये चीजें जाके यूज कर सकती हूँ, आप लोगों को नहीं अथॉरिटी होगी स्टूडेंट्स को, तो वो कंट्रोल किसको देना है, किसको नहीं देना, किसको रिवोक करना है, तो ये सारा डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर होता है। ग्रांट, इट इज यूज टू असेस, गिव द यूजर असेस प्रिविलेजेस टू अ डेटाबेस, किसको क्या अथॉरिटी देनी है। ये रिवोक कमांड यूज की जाती है जब आपने किसी भी यूजर से वो परमिशन वापस लेनी हो, रिवोक करवा लो, अब इसको ये परमिशन नहीं रहेगी। डाटा क्वेरी लैंग्वेज, क्वेरीज जब आपने इंसर्ट करनी है, डाटा क्वेरी, ये इसके अंदर सबसे पहले सिलेक्ट आता है, सिलेक्ट, सिलेक्ट करो ये वाला डाटा, सिलेक्ट करो कहाँ से, ये वाले टेबल से, फ्रॉम दिस टेबल वेयर कंडीशन, उसके अंदर कंडीशन लगा दो। ये देखो जैसे सिलेक्ट करो, क्या सिलेक्ट करना है, एम्प्लॉय का नेम, फ्रॉम कहाँ से, एम्प्लॉय के टेबल से, वेयर जहां पे उसकी जिन एम्प्लॉयज की एज 20 से ज्यादा है उनके नेम, नेम सिलेक्ट कराओ, सिर्फ उन्हीं का टेबल, उन्हीं जिन एम्प्लॉयज की एज 20 से ज्यादा होगी उनका रिकॉर्ड आपको शो हो जाएगा टेबल के अंदर। सो डेटाबेस एट वर्क हमने पहले ही पढ़ लिया, रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं, मेजर यूसेस क्या होते हैं, क्विकली आप चीजों को कंपेयर कर सकते हो, रिलेशनशिप्स आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। ट्रांजेक्शन्स क्या हो जाती हैं, ट्रांजेक्शन्स आ जाती है, कंप्राइजेज अ यूनिट ऑफ वर्क, एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करवाना, वो होती है एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। हमारे, आप लोग जब अकाउंट के अंदर अपने मनी जो है आप ऐड करवाते हो, डिपॉजिट करवाते हो कैश, तो वहां पे होता है ना आपके, आपने लेट सपोज आज आपने अपने अकाउंट के अंदर 10,000 आपने डिपॉजिट करवाया, तो आपको एक मैसेज आ जाता है आपके ना, उसके अंदर इंफॉर्मेशन ऐड हो जाती है कि इतनी मनी आपने ऐड करवाई है, मतलब इतना डाटा ऐड हो गया, इतनी मनी ऐड हो गई है, इतना कैश डिपॉजिट हुआ है, तो अब आपकी टोटल जो सम है वो कितना हो गया, उसके अंदर इतना पैसे ऐड हो गए हैं, तो वो एक ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हुई है। A unit of work, a unit of operation that is known as a database transaction, ठीक है। कॉमन कॉर्पोरेट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कौन कौन से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स आप लोग मार्केट के अंदर हम लोग यूज करें। ऑरेकल चल रहा है, मतलब अलग अलग वर्जन होती हैं इनकी, ऑरेकल चल रहा है, ऑरेकल अगर आप कहीं भी यूज कर लो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है ये। आईबीएम डीबी2, ये एक और वर्जन है रिलेशनल डेटाबेस, रिलेशनल मॉडल डेटाबेस की, जिस जो आईबीएम की तरफ से
लॉन्च किया गया था, उसकी तरफ से डेवलप किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट असेस, आप लोग माइक्रोसॉफ्ट असेस जो आप लोगों का एमएस ऑफिस यूज करते हैं उसके अंदर असेस भी होता है। माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर जो आ जाता है, ठीक है, पोस्टग्रे सीक्वल, माई सीक्वल, तो ये सारी वर्जन है। फाइल मेकर, तो ये सारी इसकी वर्जन है। आप कितने तरीके का जो है डेटाबेस मॉडल जो आपके पास डीबीएमएस की एप्लीकेशंस पड़ी हैं। तो ये आपका आज का चैप्टर था, डीबीएमएस का, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो आप लोगों को, कोई क्वेरी हो, कोई चीज आप लोगों को समझ में ना आई हो? ओके जी, ठीक है डियर, थैंक यू सो मच। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। अगर आपको और कोई क्वेरी हो, इसके बाद कोई डाउट हो या फिर कोई और, मैं हमेशा से बोलती हूँ। ओके डियर, थैंक्स फॉर रिप्लाइंग। आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग। अगर आप लोगों को और कोई क्वेरी हो तो आप लोग टेक्स्ट कर सकते हो मुझे। थैंक यू सो मच।